हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्राची और आज हम आए हैं भारतीय संविधान की एक नई क्लास लेकर। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो आए हैं वो आप सब देख चुके होंगे और अब आगे हम वो सारे टॉपिक्स पढ़ते और कवर करते हुए चलेंगे जिसमें से ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो इस तरह से हम वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे। आखिरी क्लास में हमने सारी चीज़ें देख ली थी कि कितनी सभाएं हुई, पुनर्गठन कब हुआ, गठन कब हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो यदि आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हम नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा की समितियाँ। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इसके लिए जो संविधान हमारा बनने लगा था, उद्देश्य बन गया था, सारी चीज़ें बन गई थी, तो उसको आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान सभा की कई समितियां भी बनाई गई। ठीक है, तो उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बड़ी तथा अन्य छोटी समितियां बनाई गई थी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं हम उसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। और देखिए ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा की समितियां, और इसका अगला टॉपिक भी हम देखेंगे संविधान सभा के स्रोत। ये दोनों टॉपिक आज के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्रोत में हम पूरा नहीं कवर करेंगे, उसको आधा कवर करेंगे और आधा अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे आप जो संविधान सभा की समितियां मैं बता रही हूँ, इस ये जो टॉपिक है और इसका जो अगला टॉपिक है, दोनों से वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे समझते हुए चलिए और यहीं पे याद करते हुए भी चलिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें चीज़ें याद नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। आप उस चीज़ को 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, आपको चीज़ बिल्कुल याद होगी और अभी तुरंत याद होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली समिति की हम बात करते हैं संघ शक्ति समिति। अब संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इसको याद करने के लिए ऐसा याद कीजिए कि जो संघ होता है, संघ की पावर उस टाइम किसके पास थी? प्रधानमंत्री जी के पास थी। ठीक है, संघ की पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री जी के पास होती है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जो संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। देखिए जहां पर भी संघ वाली बात होगी वहां पे कौन होगा? प्रधानमंत्री हेड होगा वहां का। तो प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद हो गया होगा। एक बार और याद कर लीजिए, संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अब देखिए अगला आता है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। अब प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब देखिए इसको याद करने का मैं तरीका बताती हूँ कि प्रांत, जैसे ही प्रांत शब्द आता है तो मतलब ब्रिटिश काल में क्या था? प्रांतों में देशी रजवाड़े भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो देशी रजवाड़ों को भारतीय एकीकरण में लाने में, मतलब भारतीय एकीकरण में मिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? सरदार पटेल जी का था। इसलिए जहां पर भी प्रांत की बात आएगी वहां हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करेंगे। तो मतलब प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। समझ गए? इसके बाद अगला है प्रारूप समिति। ये प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार इसका क्वेश्चन हिंदी में ना देकर इंग्लिश में भी पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये क्वेश्चन कईयों बार रिपीट हुआ है और आगे भी ये क्वेश्चन बनता रहेगा। ठीक है, तो देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक बार और पढ़ लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। देखो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने संविधान की अंतिम रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है, जिन्हें अंतिम रूपरेखा तैयार करने का मौका मिला था। भारतीय संविधान का ये रूप जो अभी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया है। इसी प्रारूप के कारण बना था। इस कारण इन्हें संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम देखते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट थे, तीनों चारों। एक बार और रिवाइज करते हैं। जहाँ पर भी संघ की बात आएगी वहाँ पे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। जहाँ पर भी प्रांत की बात आएगी वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और जहाँ पर भी प्रारूप की बात आएगी वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है,
बाकी ये अलग और कमेटियां भी थी, लेकिन इनसे अभी इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मौलिक अधिकार के जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ठीक है, अब यहाँ पे और समितियां देखी। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे। हाँ, और संचालन देखिए, संचालन समिति के संचालन मतलब संविधान को चलाने की जिम्मेदारी, ठीक है, और जिम्मेदारी किसके पास होगी? उस टाइम प्रधानमंत्री जी के पास ही होती थी, तो इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। ठीक है, अब आगे हम आते हैं प्रारूप समिति के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, प्रारूप समिति के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मतलब भीमराव अंबेडकर जी थे इसके अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, इन्होंने ही पूरा प्रारूप तैयार किया था। अब यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया था, जिसमें अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी। तो मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और बाकी इसमें कितने सदस्य थे टोटल इसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, और अन्य सदस्य कौन थे? N गोपाल स्वामी आयंगकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्लाह, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये नाम अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट आप ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी। ये 3 पॉइंट याद कीजिएगा। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें सदस्यों की संख्या 6 थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, इसमें ये एक पॉइंट ये भी देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ये चीज़ें याद करना है आपको, और वीडियो देखते देखते ही याद कीजिए, क्योंकि वीडियो में ही मैं 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ चीज़ों को। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान को अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, जिसके रूप में आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के लोगों के द्वारा संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया था? संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, क्लियर? इसके बाद अब देखिए, अब हम अगले टॉपिक में आते हैं, संविधान का स्रोत। अब ये संविधान का स्रोत एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले ईयर्स में भी इस टॉपिक से कई क्वेश्चन बने हैं, अभी भी बनते हैं, और आगे भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते चलेंगे। तो इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम आधा लेक्चर आज हम कवर करेंगे आधे लेक्चर में, और आधा हम नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि जो आधा हम देखेंगे वो हम यहीं पे याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको जब याद कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, तो इसको आप टेबुलर फॉर्म में बनाइएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि भारत शासन अधिनियम लिखा हुआ है, तो टेबल में आप इधर लिखिएगा भारत शासन अधिनियम, और यहाँ पर लिखिएगा कि क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप पढ़ेंगे ना, तो और जब आप उसको रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि भाई इस कॉलम में यहाँ पे इतना था और यहाँ पे इतने पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो ये याद करने का एक तरीका है, बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जैसे आपको करना है। ठीक है, तो हम जब भारतीय संविधान के स्रोत की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है, ठीक है, भारतीय संविधान हम लोगों ने, इंडियंस ने तो बनाया ही, काफ़ी समितियां बनी, सारी चीज़ें बनी, लेकिन इसमें सारी चीज़ें हमारी बनाई हुई नहीं हैं। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? आंतरिक, भारतीय संविधान में आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो आंतरिक स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत से क्या मतलब है? देखिए, जब ब्रिटिश शासन के दौरान
ब्रिटिश शासन जब चल रहा था तो मैंने पिछली क्लासेस में भी आप लोगों को बताया था, और जो लोग नए हैं उनको मैं अभी फिर से बता देती हूँ कि उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस के कई सेट दिए थे, जिनको उन्होंने एक्ट और अधिनियम का नाम दिया, है ना। तो आंतरिक स्रोतों से क्या मतलब है, ब्रिटिश शासन के दौरान जो एक्ट और अधिनियम लाए गए थे उन्हीं का प्रयोग किया गया, और उन्हीं से हमने चीज़ें उठा के अपने संविधान में ऐड कर दी या ले ली। तो वो कौन से स्रोत हुए, वो आंतरिक स्रोत हुए। और बाह्य स्रोत से क्या मतलब है कि विभिन्न देशों के संविधान से जो जो चीज़ें हमको लगी कि नहीं ये चीज़ अच्छी है और इससे शासन व्यवस्था अच्छी चल सकती है, ठीक है, इससे सारी चीज़ें अच्छी चल सकती हैं, तो वो चीज़ें हमने दूसरे देशों के संविधान से ली, तो वो क्या हो गए, हमारे बाह्य स्रोत हो गए। ठीक है, तो भारतीय संविधान आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान को बनाने में। इसी वजह से भारतीय संविधान को उधारी का थैला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछले किसी ईयर में पूछा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान को उधारी का थैला भी कहा जाता है। तो देखिए हम पहला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत में अलग अलग स्रोत हैं। तो हम पहला स्रोत देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। आप रिकॉल कीजिए कि हमने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो भारत शासन देखो, इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शासन करने के लिए लाया गया था। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शासन करने के लिए लाया गया था। ठीक है, अब इसमें आपको 2-3 पॉइंट याद करना है, तो वो हम पढ़ते चलेंगे और याद करते चलेंगे। देखिए, ब्रिटिशों के जाने के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिशों के जाने के बाद भारतीय संविधान हमारा बना। ठीक है, ब्रिटिशों के जाने के बाद जब भारतीय संविधान हमारा बना तो इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ये मैं आपको अगली क्लासेस में जब हम अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। तो अभी इसको समझने के लिए आप जान लीजिए कि कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद सिर्फ भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही लिए गए हैं। कितने, 250 अनुच्छेद किससे लिए गए हैं, केवल भारत शासन अधिनियम से उठाकर भारतीय संविधान में इनको रख दिया गया है। ठीक है, तो देखिए याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है, तो वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, क्योंकि 395 में से 250 अनुच्छेद सीधे यहीं से उठा के रख दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक वितरण, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, 1935 के अनुच्छेद से ली गई हैं। अब इसमें देखिए, इसमें ऐसा है कि यदि हमारे 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं, तो ये 250 के 50 लर्न करना तो पॉसिबल नहीं है, ना ही ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, 1935 के अनुच्छेद से, सॉरी, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। लगभग 250 अनुच्छेद सीधे इसी से उठाए गए हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिटेन का संविधान। कहाँ का आता है, ब्रिटेन का संविधान। चूंकि उस समय क्या हो रहा था, ब्रिटिश शासन था। ठीक है, ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय, और ब्रिटिशों के शासन से हम मुक्त हुए थे, तो हमने ज़्यादा चीज़ें वहाँ से भी उठाई हैं, कई चीज़ें हमने वहाँ से ली हैं। हमको याद करना हो तो मतलब यदि आपको याद करना हो तो याद करने के लिए एक बहुत ईजी तरीका है कि जितनी भी संसदीय व्यवस्था से संबंधित चीज़ें होंगी, संसदीय व्यवस्था से जितनी भी संसदीय व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो सब हमने कहाँ से ली हैं, वो सब हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हैं। जैसे कि भारतीय संसद व्यवस्था को अपनाया गया, राज्यसभा, लोकसभा आदि चीज़ें की गई, संसदीय विशेषाधिकार दिए गए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया, याद कर लीजिए कि संसद से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, संसदीय व्यवस्था से संबंधित जो भी चीज़ें ली हैं, वो हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन के संविधान से ली हैं। जैसे संसदीय शासन पद्धति ली है, विधि का शासन लिया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली है, एकल नागरिकता लिया है, द्विसदनीय प्रणाली ली है। अब द्विसदनीय, यदि जिसने भी लास्ट क्लास देखी होगी आपको पता होगा, द्वैत शासन और द्विसदनात्मक में मैंने बहुत अच्छे से पूरी एक क्लास में एक्सप्लेन किया था।
ठीक है, तो यहाँ पे उच्च सदन निम्न सदन आते हैं, ये लिया है, विधायी प्रक्रिया ली है, संसदीय विशेषाधिकार लिया है, परमाधिकार लेख लिया है। संसदीय विशेषाधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए संसदीय विशेषाधिकार में क्या को कहाँ से लिया गया है, अनुच्छेद 105 में रखा गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए जो जो चीज़ें मुझे अभी याद आ रही हैं, हालांकि ये सब आर्टिकल हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें अभी हम पढ़ते चल रहे हैं उसको हम साथ लेते चलेंगे। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे कि ब्रिटेन से क्या लिया है। ब्रिटेन के संविधान से जितनी भी संसद से रिलेटेड चीज़ें हैं हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हैं। संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक प्रणाली। संसदीय विशेषाधिकार को कहाँ रखा गया है, एक अनुच्छेद 105 में रखा गया है। क्लियर है? ठीक है, तीसरा हम आते हैं अमेरिकी संविधान, USA। ठीक है, क्लियर है? तो तीसरा हम देखते हैं USA से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मूल अधिकार देख लीजिए आप। ठीक है, क्या देख लीजिए आप, मूल अधिकार देख लीजिए। अब मूल अधिकार में देखिए कि मूल अधिकार हमारे कितने हैं, 6 हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, तो क्या हुआ, अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, और ये न्यायालय वाली जो चीज़ें ली गई हैं, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन। ये देखिए, ये जो दूसरा पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब कि हमारी न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए विधि का पुनरावलोकन कर सकती है कि वो हमारे संविधान के अनुरूप है या नहीं है। ठीक है, ये न्यायिक पुनरावलोकन को अच्छे से समझ लीजिए कि सबसे पहले तो ये देख लीजिए न्यायिक पुनरावलोकन को पावर किसके तहत मिलती है, अनुच्छेद 137 के तहत पावर मिलती है। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और मूल अधिकारों को भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 के तहत उसको पावर मिलती है। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन से मतलब क्या है, हमारी न्यायपालिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो ये देख सकती है कि संसद के द्वारा बनाए गए जो भी विधि है उसमें उसका पुनरावलोकन कर सकती है कि वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें हर जगह संविधान को सर्वोच्चता दी गई है, मतलब कि यहाँ पर समझ लीजिए कि सबसे ऊपर कौन है, संविधान है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, भारत का संविधान है, और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, पावर कहाँ से मिलती है, वो भारतीय जनता से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि तो क्या देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की बात आ जाती है तो यहाँ पे न्यायपालिका और ये न्यायालय भी सारे कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। ठीक है, उद्देशिका पर विचार भी न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत हम याद कर सकते हैं कि भाई जो चीज़ें उसके अनुसार हैं या नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार कितने हैं हमारे, 6 हैं, ये भी इससे लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी चीज़ें अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। तो याद भी करते चलिए, मेरे ख्याल से इतनी बार हम रिपीट कर रहे हैं कि चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला आयरलैंड का संविधान। अब आयरलैंड के संविधान से भी कई चीज़ें ली गई हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आयरलैंड से क्या क्या लिए गए हैं, आप याद कर लीजिए, RRR। ठीक है, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, RRR मतलब 1R मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 2R का मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, 3R का मीन्स राज्यसभा में कुछ सदस्यों का निर्वाचन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरलैंड के संविधान से क्या चीजें ली गई, RRR लिया गया। एक आर का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरे आर का मतलब राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तीसरे आर का मतलब राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। अब देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति तो आपको समझ में आ रही होगी कि राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होंगे। मैं आपको ये 2 पॉइंट समझाती हूँ। सबसे पहले राज्यसभा में कुछ सदस्यों का निर्वाचन, तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने 12 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकते हैं। तो जो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करने का जो रूल है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और एक अगला पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं,
ये जानना जरूरी है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो होते हैं जो राज्य यानी कि सरकार को ये निर्देश देती है कि वो राज्य नीति बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखे और किन किन बातों को फॉलो करे और उसी से संबंधित नीति बनाए। ठीक है, तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसको याद कर लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया। अगला आता है कनाडा से, कनाडा का संविधान। अब मतलब कि कनाडा से हमने क्या चीज देखी? आपने मैप में देखा होगा कि यूएसए के ऊपर हमको कनाडा दिखता है। ठीक है, तो कनाडा से हमने क्या लिया? इससे हमने संघात्मक व्यवस्था को लिया। ठीक है, इससे हमने क्या लिया? संघात्मक व्यवस्था को लिया। मतलब कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था से क्या मतलब समझ रहे हैं? मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंधों की व्यवस्था थी, है ना, जो संबंधों की व्यवस्था थी केंद्र और राज्य के बीच में, उसको कहाँ से? कनाडा से लिया गया। ठीक है, अब ये देखिए संघीय, इसमें हमने ये पॉइंट देख लिया कि केंद्र और राज्य में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय न्याय निर्णयन। ठीक है, अब एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना। मतलब कि देखिए इसमें क्या हुआ? इससे हमने क्या लिया? संघीय संघात्मक व्यवस्था को लिया। मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच में जो भी संबंधों की व्यवस्था होगी वो किससे? कनाडा के संविधान से ली गई। ठीक है, तो मतलब उन्होंने क्या किया? कुछ शक्तियां केंद्र को दे दी, कुछ शक्तियां राज्य को दे दी। अब जो केंद्र की शक्तियां थी उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, लेकिन राज्यों की जो शक्तियां थी उसमें केंद्र कुछ हस्तक्षेप कर सकता था। और अब ये इस पॉइंट को समझिए, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। मतलब कि अवशिष्ट शक्तियों से क्या समझ रहे हैं? मतलब कि ऐसी शक्तियां जो विभाजन के बाद बची रह गई थी, मतलब जब जो ना डिस्ट्रीब्यूट हुई थी केंद्र में और ना राज्य में, तो उन शक्तियों को केंद्र को दे दिया गया। मतलब कि इन शक्तियों इनकी जो पावर होगी वो केंद्र के पास होगी, इसमें राज्यों का कोई भी किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। बाकी जो इसकी आगे की चीज़ें हैं वो अब अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको यहाँ तक लर्न करनी है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। दूसरा, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसद से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं सब कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, अमेरिका का संविधान क्या है? अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी जितनी भी चीज़ें हैं सब अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। उसके बाद आयरलैंड के संविधान से RRR याद कर लीजिए, RRR लिया गया है। उसके बाद कनाडा के संविधान से मैंने बता दिया कि संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है, केंद्र और राज्य के संबंधों को लिया गया है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें, जो भी समितियां और ये जो स्रोत मैंने बताए हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। या आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लर्न कीजिए। बाकी इसके आगे का जो है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे और अगली क्लास में लर्न भी करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।